हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग अपना कंपनी अकाउंट्स यानी कि जो अकाउंटेंसी की सेकंड बुक है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज से एक नई जर्नी है आप लोगों की। आप लोगों ने पार्टनरशिप में कितना अच्छे से पढ़ा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो पार्टनरशिप स्ट्रांग है, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आज से अगले 20 दिन तक आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ मेहनत करनी है। डेली बस आपने 1 घंटा देना है। इसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी क्लास आपको देना स्टार्ट कर दूंगा जैसे जैसे चैप्टर चलेगा। लेकिन आप सबको बीच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। इशू ऑफ शेयर्स अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो कि 18 नंबर तक का वेटेज कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में। साथ में आप CUET के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो किस चैप्टर के होंगे, इशू ऑफ शेयर्स के। यानी अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे सीख लिया तो एक ही चैप्टर 18 नंबर तो क्लास आपको बोर्ड में देगा, साथ में अलग से आपको CUET में भी अच्छा स्कोर दिलाएगा। तो क्यों ना मन से अच्छे से प्यार से A to Z चैप्टर शुरू करते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली। मैं एक बात और बता दूं, अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना आप, बिना कंपनी अकाउंट्स के कॉमर्स है ही नहीं। अकाउंटेंसी मतलब है ही नहीं बिना कंपनी अकाउंट्स के। चाहे आप बीकॉम कर लो, BBA कर लो, चाहे CS कर लो, CMA कर लो, आगे CA भी करोगे ना तो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो वो है कंपनी अकाउंट। इवन क्लास 12th में भी कंपनी अकाउंट्स अच्छे सीखने के बाद जो तीसरी वाली वॉल्यूम है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो जब कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओगे कैसे और एनालिसिस कैसे करोगे। आज पहली क्लास है इसलिए ये प्रवचन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये रियल लाइफ में आपको बहुत काम देगा। आगे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो फाइनली पार्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा क्लास में कि अगले लगभग 2 वीक्स के अंदर इसको पूरा खत्म करके तुम्हारे 18 नंबर तुम्हारे जेब में डाल दूँ। तुम लोगों को करना क्या है, डेली बेसिस पे वीडियोस देखनी है, कोई बहाना नहीं बनाना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वाई कंपनी। सबसे पहले कंपनी है क्या, मैं तुम्हें एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। मैंने सबसे पहले अकेला बिजनेस चालू किया। ठीक है, आपको पता है किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो क्या होता है क्लास, कैपिटल यानी कि पूंजी। लेकिन मैं अकेला इंसान कितना पैसा लगा लूंगा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतना पैसा लगा सकता हूँ। कंपनी को चाहिए होता है क्लास 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, बहुत बड़ी रकम चाहिए होता है। तो मैंने बोला चलो यार मैं 4-5 दोस्तों के साथ मिलके काम कर लेता हूं। ठीक है, अब मैंने बना दी क्लास दूसरा फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज क्या बना दिया, पार्टनरशिप। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या बना दिया, पार्टनरशिप। अब हम चारों ने 1-1 करोड़ रुपए लगाए बिजनेस में और 4 करोड़ रुपए का अपना क्या हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन मुझे लगा नहीं यार 4 करोड़ से तो बात नहीं बनेगी। 4 करोड़ में तो एक अच्छा सा प्लॉट भी नहीं आएगा जहां पे हम लोग क्लास अपनी बिल्डिंग को खड़ी कर सके एक पॉश एरिया में। तो अब हम क्या करें, हमें चाहिए बिजनेस में 50,000 करोड़। कहाँ 4 करोड़, कहाँ 50,000 करोड़। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम अपनी इस फर्म को, अभी तक हमारी फर्म थी, मान लो ABC करके कोई फर्म थी या ABCD करके कोई फर्म थी, हमने सोचा हम इस पूरी की पूरी फर्म को ना एक कंपनी बना देते हैं। ठीक है, तो हमने जाके कंपनीज एक्ट, ठीक है 2013, पहले 1956 था, अब 2013 ने रिवाइज किया गया एक्ट को। तो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद हमने उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया और हमने अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी बना ली। तो जब हम प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं तो क्लास हम लोग रिश्तेदारों से, अपने जानकार के लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा नहीं यार 50,000 करोड़ तो देखो रिश्तेदारों से इकट्ठा नहीं होगा। फिर हमने इस प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करा लिया एक पब्लिक कंपनी में। मतलब स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, ऐसा नहीं डायरेक्टली कोई भी जाके कंपनी बना लेता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, हमने कंपनी क्यों बनाया, ताकि हम आम जनता से, एक पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक से यानी कि आम जनता से पैसे लेती है, अपना शेयर देती है। शेयर का मतलब क्या है, एक हिस्सा कंपनी का, मान लो पूरा का पूरा ओनर ये है, फिर इन्होंने अपनी ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक को दे दिया और पब्लिक से बड़ी रकम ले ली। ठीक है,
तो पब्लिक कंपनी का फायदा यह है कि ये आम जनता से यानी कि पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि भैया हमें पब्लिक से पैसा मिल गया, हमें कोई ब्याज नहीं देना, हर साल मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे का एक हिस्सा आम जनता को दे देंगे, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब कंपनी ने जो भी मुनाफा कमाया है उसमें से सरकार को टैक्स दे देती है और फिर जो पैसा बचता है उससे क्लास क्या करती है? पब्लिक को डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो पब्लिक को दे दिया जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो से होकर क्लास गुजरती है एक कंपनी। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं होगा, रेपुटेशन नहीं होगी, गुडविल नहीं होगी, इमेज नहीं होगी, तो आम जनता क्यों पैसे देगी आपको? सिंपल सी बात है, आप किसी को बिना जाने, किसी को बिना पहचाने आप क्या उसको उधार पैसे दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। सो कंपनी सबसे पहले एक छोटे से एक इंसान से शुरू होती है, फिर वो पार्टनरशिप बनाते हैं, देन क्लास वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और देन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नहीं बना सकते, डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है कंट्री के अंदर चलता है। तो कंपनी हम क्यों बनाते हैं? ताकि क्लास हम जनता से पैसे ले सकें और जब जनता से हमें इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपने ब्रांचेस बढ़ाएंगे, अपने वर्टिकल्स को बढ़ाएंगे। तो अगर पैसा मिल गया तो सब चीज़ संभव है। 1000 वर्कर रख सकते हो, 10 ऑफिसेस खड़े कर सकते हो, पैसा मिल गया, सब कुछ पॉसिबल है। तब जाके क्लास आपका बिजनेस अर्निंग करेगा, ग्रो करेगा, स्केलेबिलिटी पे काम करेगा, स्केल बढ़ेगा बिजनेस का और जब ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, ज़्यादा सामान बिकेगा तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिलने लग जाएगा। ये है क्लास कंपनी की एक बेसिक सी कहानी। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड की। कोई भी इंसान पैसे कहाँ से ले सकता है? दो ही सोर्सेस होते हैं मेजरली, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब पता है क्या है? मान लो मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो, तो आपने मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दिए। अब मैं आपको हर साल ब्याज भरता चला जाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारा पैसा तुमको ना लौटाऊं, इंटरेस्ट पे करता चला जाऊंगा। अब 10 साल में इंटरेस्ट पे हो, 20 साल में इंटरेस्ट पे हो, जब भी मैं आपको आपका हर साल ब्याज देता चला जाऊंगा और आपका एक टाइम बाद पैसे भी आपको लौटाना है। मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं, कम प्रॉफिट कमाऊं चाहे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और तुम्हारा ब्याज तुमको मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका है, जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे सकता, भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूँ चलो तुम मालिक बन जाओ। तुमको मैंने इक्विटी दे दी अपनी कंपनी की। इक्विटी मतलब ओनरशिप, कि तुम मेरी कंपनी के 20% के मालिक, 1% के मालिक, 10% के मालिक बन जाओ। जब तुम कंपनी के मालिक बन जाओगे तुम मुझे पैसे दोगे, मुनाफा कमाएंगे तो तुम भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगा, घाटा होगा तुम्हें भी घाटा होगा, मुझे भी घाटा होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ओनरशिप बांट रहे हो, लेकिन ये वाला ऑप्शन सेफ है। तुमने उधार ले लिया भैया, मतलब सॉरी रिस्की है ये वाला, ये थोड़ा सेफ है कि भाई कमाओगे दोनों कमाओगे, गवाओगे दोनों गवाओगे। इसमें क्या है क्लास, आपका रिस्क है, कमाओ चाहे मत कमाओ तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। बट इसका फायदा क्या है कि आपको रिस्क तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपकी ओनरशिप जरूर चली जाती है। मतलब आपका मालिकाना हक छीनता चला जाता है। आप 2 लोगों को रखोगे तो वो भी मालिक बन जाएगा, तीसरा रखोगे वो भी थोड़ा मालिक बन जाएगा, चौथे लोगों से पैसा लोगे वो भी मालिक बन जाएगा। तो कंपनी क्लास शेयर्स और डेट, जिसको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, इन दोनों सोर्सेज से फंड्स को रेस कर सकती है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम डेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इक्विटी के बारे में, यानी एक कंपनी कैसे आम जनता को शेयर्स देती है, शेयर इशू करती है, उनसे पैसे लेती है, फिर अपना बिजनेस करती है और साल के एंड में उनको उनके प्रॉफिट का एक हिस्सा भी दे देती है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। अब कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर का भी फायदा है, कंपनी डूबेगी तो शेयर होल्डर का भी नुकसान है। आई समझ क्लास अच्छे से, आई होप आ गई हो। कंपनी अकाउंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मोर देन 100 से क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो मैं आज आपका बेस एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग करूंगा, कोई होमवर्क नहीं है आज, कोई क्वेश्चन नहीं है, बेस अच्छे समझो, कहानी अच्छे से समझो, पूरी की पूरी एंट्री याद करके आना सारी की सारी, ताकि कल की क्लास में बहुत आपको मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि आपका बेस एकदम लोहे का बन चुका होगा। सो कंपनी कहते किसको है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई इंसान नहीं है, कंपनी पेपर फॉर्मेलिटीज से बनती है। मतलब कुछ पेपर वर्क करने पड़ते हैं, कुछ लोगों द्वारा एक हेड ऑफिस बना के कुछ फाइलिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, आपकी कंपनी बन जाती है। लेकिन ये कैसे क्रिएट होता है? बाई लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। कंपनी की एक अलग अहमियत होती है कानून की नज़रों में, जो पार्टनरशिप में नहीं होती। पार्टनरशिप में कोई मुकदमा अगर लग गया तो पार्टनर के नाम से लगेगा। लाइक मैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को सू कर सकता हूँ, उनको केस कर सकता हूँ उनके ऊपर, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। आप मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज मुकेश अंबानी सेपरेट है
और रिलायंस इंडस्ट्रीज सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। तो आप रिलायंस पे केस करोगे ना कि मुकेश अंबानी पे पर्सनली। तो कंपनी क्या है, सेपरेट है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरती नहीं है, साल दर साल कंपनी चलती चली जाएगी। मुकेश अंबानी से पहले धीरू भाई अंबानी चला रहे थे, मुकेश अंबानी के बाद भी कोई ना कोई चलाएगा, कंपनी मरती नहीं है, हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और कंपनी की एक कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होता है, मोहर होता है। हालांकि ये मोहर बनाना मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ स्टैंप होता है, कंपनी का ठप्पा साइन हो गया ना, मतलब कंपनी ने साइन कर दी। जो रसीद वगैरह पे आप सिग्नेचर देखते हो ना, वो कंपनी का होता है। और कंपनी के लिए जो रूल्स लागू होते हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना, रूल्स कौन से एक्ट लागू होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारी कंपनीज के एग्जाम्पल मैंने आपको देखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, बीपीसीएल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आईसीआईसीआई या इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो इस तरीके से क्लास बहुत सारी कंपनीज हैं, दे आर कॉल्ड पब्लिक कंपनी, जो बेसिकली पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं और आम जनता से ये फंड्स को रेज कर सकती हैं, इनके पास राइट्स है। ओके, नाउ शेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज शेयर। आपने कभी ना कभी पिज्जा जरूर मंगाया होगा दोस्तों ने, या कॉन्ट्री जरूर किया होगा, आप लोगों ने मिलके कोई चीज किया होगा। तो आपने एक पिज्जा मंगा लिया, मान लो 500 रुपए का, 100, 200, 300, 400, 500। आपने 100 रुपए दिए, बोला भैया एक हिस्सा मुझे दे दे। बस यही सेम कंपनी का फंडा है। मान लो कंपनी पूरी की पूरी वैल्यूएशन, आपने शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा, वो कहते हैं कि मैं आपको 10 लाख रुपए उधार दूंगा और मैं आपके 20% इक्विटी, या फिर आपने ऐसा देखा होगा कोई एक आता है और वो कहता है कि भैया मैं आपको अपनी कंपनी का 10% इक्विटी देने को तैयार हूं 1 करोड़ में। तो वो तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि अच्छा आपने 10 करोड़ की वैल्यूएशन लगा दी अपनी कंपनी की, मतलब इस पिज्जा की, इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, 10 करोड़, और इसका 10% मतलब सीधे तो ये तो 5 हिस्से, 10 हिस्से मान लो, इसका एक हिस्सा आप दे रहे हो 1 करोड़, यानी कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और आपकी कंपनी के 10% का मालिक बन जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड शेयर। जो टोटल किसी भी कंपनी की कैपिटल है, जो किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है क्लास, एक हिस्सा। अब मैं चाहूं तो एक हिस्सा भी ले सकता हूं, 2 हिस्सा भी ले सकता हूं, 100 हिस्सा भी ले सकता हूं, 1.5 हिस्सा भी ले सकता हूं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं क्लास, शेयर्स। तो इसी तरीके से कंपनी बनती है। पूरी कंपनी है 10 करोड़ की, तुम 1 करोड़ रुपए देकर 10% के मालिक बन जाओ। अब कंपनी को नुकसान होगा तो तुम जानो, फायदा होगा तुम जानो। तो सोच समझ के पब्लिक को पैसा लगाना होता है शेयर मार्केट में, ताकि तुम्हें बाद में फायदा हो, नुकसान ना हो। बट हाँ, शेयर मार्केट ऊँट की तरह है, कौन से करवट बैठेगा, कौन से करवट बैठेगा, मार्केट क्या रुख बदलेगा, ये चीज़ कोई भी नहीं जानता। कुछ दिग्गज जरूर है मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी इंटरेस्ट दिखाते हो ना, तो भी बहुत अच्छा स्कोप है, यहीं से अच्छे से सीख लो चैप्टर को, ताकि नियर फ्यूचर आप फ्यूचर के राकेश झुनझुनवाला बन सको, वॉरेन बफेट बन सको। समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया क्लास शेयर, आपको आई होप समझ आ गया होगा। वाई कंपनी इशू शेयर, तो मैंने आपसे बता दिया क्लास कि कंपनी जनता से पैसा लेना चाहती है। हाल फिलहाल में क्लास आपने पेटीएम का एक आईपीओ सुना होगा। आईपीओ क्या होता है क्लास, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी कई साल तक काम करती है, पेटीएम कोई अभी की तो कंपनी है नहीं, कई सालों से काम कर रही है। हालांकि जब नोटबंदी हुई तब पेटीएम को ज़्यादा लोग जानने लगे, पेटीएम करो। पेटीएम अपने तरीके से पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग कंट्री में भी काम करता है। ठीक है, तो पेटीएम ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला आईपीओ। आईपीओ कहने का मतलब क्या है क्लास, कि कंपनी पब्लिक से फंड्स को रेज करती है। फर्स्ट टाइम कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स देके जनता से पैसा ले रही है, ताकि नए नए वर्टिकल्स लॉन्च कर सके, नई नई चीज़ों को लॉन्च कर सके, नए नए क्लास और बिजनेस को बड़े स्केल पे लेके जा सके। तो किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए, अगर वो डेट लेते हैं तो बैंक उनके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खंगालेगी, बैंक उनकी रीपेइंग कैपेसिटी को देखेगी, बैंक हर साल भर भर के ब्याज लेगी, तो बेचारे टेंशन में मर जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं भैया हम उधार नहीं लेंगे, हम आम जनता से पैसे लेंगे। तो आम जनता से जब ये पैसे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक।
अब आपको लगेगा सर इतने बड़ी रकम पब्लिक कैसे देगी? अगर हमारे इंडिया में लगभग अगर 140 करोड़ की आबादी है, सबने अगर सिर्फ एक एक रुपए भी दे दिया तो 140 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। कोई 100 रुपए देता है, कोई 1000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख। सब ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और कंपनी के पास एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है। फिर कंपनी इस पैसे से बिजनेस करती है, अपने स्केल को बढ़ाती है और मुनाफा कमाती है। आम जनता को भी फायदा पहुंचता है और कंपनी को तो पहुंचता ही पहुंचता है। तो इस लेवल पे काम चलता है, इसीलिए कंपनी अपने हिस्सेदारी देती है। एक बात हो, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेला अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, कल को मुझे 10 टीचर को हायर करने पड़ेंगे, 10 ऑफिस स्पेस मुझे चाहिए, 10 क्वेश्चन बनाने वाले चाहिए, 10 ऐप मैनेजमेंट करने वाले चाहिए, अपना खुद का ऐप हो। ये सारी चीज़ों के लिए मेरे को क्या दिक्कत है? पैसा। और ये पैसा अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्लास अपने काम को आसानी से, भाई पैसा ही तो काम को, चीज़ों को ठीक बनाता है। अगर आज मेरे यहाँ बिजली नहीं होती, मेरे यहाँ पे कैमरा नहीं होता, सिस्टम नहीं होता पूरा, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं। तो इसको अरेंज करने के लिए मुझे क्या लगा? पैसा, कैपिटल। अगर इसी को बड़े स्केल पे चाहिए तो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। अब पैसा मार्केट से उठा लो या बैंक से उधार लो, तो बैंक से उधार लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है। तो इसीलिए क्लास कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। हालांकि पेटीएम ने जो अपना आईपीओ निकाला क्लास, ठीक है, वो एक तरीके से फ्लॉप रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट वैल्यूएशन बहुत कम हो गई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, मेरे कहने से क्या होगा, वो होनी भी चाहिए ना 100 करोड़ की, तो वो खेल है। चलो इसका तो बहुत लंबा इश्यू, कभी हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक को भी फायदा पहुंचाती है। इसीलिए क्लास आम जनता क्या करती है? मैं क्या करूंगा? या तो जमीन खरीद लूंगा, या बैंक में एफडी करा लूंगा, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा। तो कंपनी के शेयर्स में क्यों खरीदूंगा? वाई पब्लिक बाय शेयर्स। शेयर्स मान लो किसी कंपनी की, मेरी बात समझना, आज मान लेते हैं क्लास 20 सितंबर को मैंने ऐसे रैंडम डेट ले लिया है, मैंने 100 शेयर खरीदे। ठीक है, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, मैंने किसी कंपनी के, रिलायंस के शेयर खरीदे, 100 शेयर्स, एक की कीमत है 100। तो मैंने कितने रुपए आज इन्वेस्ट कर दिए? 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 10 दिन के बाद 30 सितंबर को, अब यही 100 शेयर मेरे पास है, लेकिन मार्केट का जो रेट है वो 100 की जगह 150 है। तो मेरे 10,000 आज की डेट पे कितने बन गए? 10 दिन के बाद 15,000। 10 दिन में मुझे फायदा कितने का हुआ? 5,000 का फायदा हो गया, जो कि इनफ है। 10 दिन का 5,000 रुपये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए क्लास लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अब मान लो मैंने 100 शेयर्स की जगह 1 लाख शेयर खरीदे होते, तो 1 लाख इंटू 100 मैंने लगाए कितने? 1 करोड़ रुपए। और 10 दिन के बाद मार्केट प्राइस हो गया 150, यानी कि 1.5 करोड़। मुझे बताओ, 50 लाख का फायदा 10 दिन में, क्या ये बुरा है? इसीलिए आम जनता किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, क्योंकि उनको पता है कल को इस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है। जैसे पेटीएम में लोगों ने पैसा लगाया, बहुत बड़ा आईपीओ, मतलब कि टॉप आईपीओ में माना जाता है पेटीएम का जो आईपीओ था, लेकिन वो बहुत ओवर वैल्यूएशन था, लोगों का पैसा डूब गया उसमें। मतलब कैसे डूबता है? 100 का शेयर था, आपने 1 लाख शेयर खरीदे, कल को ये शेयर 70 का हो गया, तो आपका 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ रुपए, आज का 1 लाख इंटू 100 70 लाख हो गया। यानी 10 दिन में आपको 30 लाख का चूना लग गया, 30 लाख का नुकसान हो गया। इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट में सोच समझकर, बहुत सारी एनालिसिस कर कर आप पैसा लगाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी अप हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है। कोरोना आया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बजट आता है, स्टॉक मार्केट में चेंजेस आता है। यूक्रेन का वॉर छिड़ता है, स्टॉक मार्केट में चेंजेस आता है। तो कोई भी अगर मेजर चेंज आ रहा है आपके देश में या पूरे वर्ल्ड में, उसमें स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होगा, और क्या चेंज आने वाला है ये प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि क्लास ये बहुत वॉलेटाइल होता है। प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है कभी भी। अगर लोगों का रूल तो ये रहता है, जब सस्ता हो तो खरीद लो, महंगा हो तो बेच लो। जमीन भी तो ऐसी होती है, लोग क्या करते हैं, जब भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना सड़क है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, वहाँ जमीन खरीद लेते हैं सस्ते दाम में। फिर आज से 10 साल 15 साल बाद वहाँ मेट्रो लाइन बन जाती है, सड़क बन जाता है, मार्केट बन जाता है, तो लोग उसे महंगे दाम में बेचते हैं। सेम यही स्टॉक्स के साथ है। लेकिन इसका जो प्राइस है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, तभी आपको अंदाजा लगेगा। तब भी श्योर नहीं, वो कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है भगवान के अलावा जो कह देगी भाई कल को
क्या होगा। अगर मुझे पता है कि इसका 100 का शेयर कल को 200 हो जाएगा या 1 साल बाद 200 हो जाएगा, तो मैं 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा यहाँ पे, 100 करोड़। अगले साल 200 करोड़ हो गया, 100 करोड़ रुपए की कमाई होगी 1 साल के अंदर। लेकिन ये 200 होगा, इसकी क्या गारंटी कल को 80 हो जाए, 90 हो जाए। तो ये बहुत रिस्क की बात होती है, ठीक है। चलो अब अगर देखो, दो तरह का क्लास मार्केट, जनरली मार्केट क्या होता है, जब शेयर्स के प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहे होते हैं, कंटिन्यू बढ़ रहा है शेयर का प्राइस, तो इसको बोलते हैं क्लास ये बुलिश, बुल मार्केट। समझ रहे हो बात को। बुल का नेचर क्या होता है, ऐसा ऊपर की तरफ देना, कभी भी देखना आप सांड को, तो ये बुलिश मार्केट हो गया। और बेरिश मार्केट मतलब जब स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू घट रहा है, तो ये बहुत गंदी सिचुएशन होती है। आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, कल को फिर 80 का हो गया, 70 का हो गया, 60 का हो गया, तो इसको बोलते हैं बेरिश मार्केट। तो लोग डरने लग जाते हैं इसमें। अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं, सर मैंने 100 का स्टॉक खरीदा, मैं वेट करूंगा, जब ये 200 होगा तो ही बेचूंगा। कल को हो गया 110 तो खुश हो गए आप, देखा एक दिन में 10 रुपए का फायदा, एक शेयर पे 10 रुपए का फायदा, यानी 1 लाख शेयर पे 10 लाख का फायदा है ना। फिर क्या किया आपने, फिर देखा मार्केट में 90 हो गया, आपने बोला नहीं मैं बेचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा, अभी मुझे घाटा हुआ है ना, बढ़ने तक का वेट करूंगा। फिर 90 से 80 हो गया, तो आपका जो वेट करने का जो स्ट्रॉन्ग डिजायरनेस था ना आपका, वो कम हो गया। आपने बोला नहीं भाई अब तो मुझे नुकसान हो गया, ये तो मुझे 10 रुपए का और नुकसान हो गया, काश मैं कल बेच देता। फिर 70 का हो गया, आप सोचो काश मैं परसों बेच देता। तो इस डर से कई बार आके ना, जब मार्केट में शेयर का प्राइस डाउन होता रहता है ना, बेयरिश मार्केट, तो लोग बेचने लग जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं, चल ठीक है भाई इतना घाटा ठीक है, नहीं तो कल को और घाटा हो जाए। और जब आपने बेचा, कल को फिर प्राइस बढ़ गया, तो जो आपने बेचा था वही फिर आप महंगे में खरीद रहे हो। तो मतलब बहुत मुश्किल है इस चीज़ को आंख बंद करके प्रेडिक्ट करना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो बस आपसे यही सलाह दूंगा, किसी भी अरे गहरे इंसान से जिसको उसकी नॉलेज ना हो ना, उससे स्टॉक मार्केट का ज्ञान मत लेना। प्रोफेशनल लोग जो यही काम करते हैं, जिनका फुल टाइम जॉब यही है, उन्हीं लोगों से स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना, सीखना, प्रॉपर पढ़ाई होती है, तब जाके कहीं आप एक इन्वेस्टर बन पाओगे। दिन रात कंटिन्यूस नज़र रखनी पड़ती है मार्केट पे, कब अप होगा कब डाउन होगा, तभी आप इस चीज़ को जान पाओगे और अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाओगे और क्लास अच्छा रिटर्न बना पाओगे। तो लोग स्टॉक क्यों खरीदते हैं क्लास, क्योंकि 100 रुपये का खरीदा, कल को बढ़ के ये हो गया। जैसे आपने ज़मीन खरीदी थी कभी बहुत सस्ती, लेकिन आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से आपने स्टॉक्स खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं एक छोटी सी टिप अपने हर एक बच्चों को देना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी स्टॉक कभी भी ऐसे नहीं जाता। कोई स्टॉक तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, हर स्टॉक तुमको मिलेगा इस तरीके से। तुम देख लेना, किसी भी स्टॉक का एग्जांपल देखना क्लास, इस तरीके से मिलेगा। ये लाइन नहीं है, बस यहीं तक है, तुम फिर जीरो समझ बैठोगे। तो बढ़ता जरूर है ये, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ता, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारी सबकी जिंदगी भी इसी तरीके से ही है। स्टॉक मार्केट की रिटर्न की तरह हमारी जिंदगी भी है। कई बार इसमें नीचे हम जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, वो चलता ही रहेगा। प्रॉफिट का मजा भी तभी आएगा जब आपने लॉस देखा, उठने का मजा भी तभी आएगा जब आप गिरे हो। समझ रहे हो बात को। तो स्टॉक मार्केट इसी तरीके से, हमारी लाइफ भी इसी तरीके से, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, बट हाँ, शुरू के पॉइंट को और एंड के पॉइंट को देखोगे ना, तो आप एंड के पॉइंट में ऊपर ही पाओगे खुद को। तो यही हमारी जिंदगी है, सेम सेम यही हमारा स्टॉक मार्केट है। और अगर 100 रुपये का शेयर है, आपने 120 का बेच दिया, तो 20 रुपये का फायदा हो गया। इस फायदे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन, राइट, कैपिटल गेन। चलो नेक्स्ट, अब शेयर्स को खरीदने का प्रोसेस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं कि कंपनी में अगर कल को आप कोई शेयर खरीदोगे तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, मान लो एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, इन्होंने अपना एक पब्लिक ऑफर निकाला या शेयर इशू किए कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करना चाहते हैं, ठीक है। रिलायंस जियो हो गया, या कोई नया प्रोडक्ट अभी रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस में भी जा रहा है धीरे धीरे, तो कोई भी अपना कंपनी का आईपीओ निकाला, तो आप सब लोग लाइन में लग गए, चलो यार हमें कंपनी के शेयर खरीदने। तो जैसे ही आप कंपनी के पास गए, मैम से बोला मैम हमें आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने, सुनील सर ने हमें पढ़ा दिया है शेयर्स, 18 साल की हमारी एज हो गई है, अब हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट है और हमारे पास प्रॉपर आईडी प्रूफ है, और हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ऐसे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ोगे आप डीपली कि शेयर खरीदने का प्रोसेस क्या है, बट यहाँ अकाउंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
फिर आप बैंक में इनके पास चले गए तो इनसे बोला भी शेयर खरीदना है, तो इन्होंने सबसे पहले आपको दे दिया एक किताब। इस किताब को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इन्होंने एक प्रोस्पेक्टस दे दिया। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, कंपनी के बारे में A to Z सारी डिटेल उसमें लिखा रहता है। आप कॉलेज एडमिशन लोगे, आपने स्कूल एडमिशन भी लिया होगा, स्कूल वाले भी एक छोटी सी बुकलेट पकड़ाते हैं जिसके अंदर स्कूल्स के बारे में सारी एक्टिविटी लिखी रहती है कि स्कूल ने कहाँ कहाँ टूर पे ले गए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है, स्कूल के फीचर्स। इसी तरीके से कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी सारी चीज़ें लिख के रखती है। कब कंपनी बनी, डायरेक्टर कौन कौन है, किसकी क्या सैलरी है, कितना पैसा खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, A to Z प्रॉफिट लॉस, छोटी मोटी बड़ी सब बातें इसके अंदर लिखी रहती हैं। और लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई फिल्ड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन दैट प्रोवाइड डिटेल। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। वो कहता है भैया प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिख दो। आम जनता अपनी मेहनत की कमाई का पैसा तुम्हें दे रहा है, कल को तुम लापरवाही करोगे, उसका पैसा डूब जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा। तो इसीलिए सब कुछ लिख दो इसके अंदर। इंसान पढ़ेगा, समझेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। तो प्रोस्पेक्टस के पीछे एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो मैं गया कंपनी के पास, कंपनी ने मुझे प्रोस्पेक्टस दिया। प्रोस्पेक्टस के पीछे क्या है क्लास, एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने भर के जमा कर दिया। कंपनी बोलती है ठीक है, आप जब प्रोस्पेक्टस का पैसा दे रहे हो ना, तब कंपनी आपसे एक पैसा लेती है, उस पैसे को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ध्यान समझना, जब मैं कंपनी के पास जाता हूं और कंपनी से पूछा मैंने आपका एक शेयर कितने का है, तो कंपनी कहती है आपका एक शेयर 10 रुपए का है। क्लास इस 10 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर की जो कीमत होती है उस कीमत को हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कंपनी के पास गया, मैंने बोला मुझे शेयर्स दे दो। तो कंपनी ने बोला आपको कितने शेयर्स चाहिए। मैंने बोला मेरे को 100 शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स चाहिए, 100 शेयर। तो एक शेयर है 10 रुपए का, कितने का है, 10 का। तो कंपनी कहती है कि आप एप्लीकेशन मनी दे दो फिलहाल 3 रुपए की। तो 100 शेयर पे 3 के हिसाब से मैंने कंपनी को 300 रुपये दे दिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हम कंपनी को जो पैसा देते हैं वो एप्लीकेशन मनी है। फिर कंपनी ने मुझे बुलाया हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद और बोला कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 100 शेयर्स मिल गए, आप एक और किस्त जमा कर दो। इस किस्त का नाम होता है अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी पब्लिक से इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेती है, किस्तों में पैसा लेती है। और किस्तों में पैसा लेगी क्लास, लेकिन लेगी पूरा पैसा। तो 100 इंटू 5, 500 रुपये मैंने कंपनी को और पे कर दिए, ठीक है, 500 और पे कर दिया। फिर कंपनी के बाद 1 महीने बाद कॉल आता है, फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी कहती जी 2 रुपये और दे दो, ओ 1 रुपये और दे दो। मैंने कहा ठीक है जी 1 रुपये और ले लो। 100 इंटू 1, तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है क्योंकि बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अगर आप 1 लाख शेयर खरीदोगे 10 के हिसाब से 10 लाख बन गया, 10 लाख शेयर खरीदोगे 10 के हिसाब से 1 करोड़ बन गया, समझ रहे हो। उसके बाद फिर कंपनी बुलाती है दूसरी बार, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी 1 रुपये का। तो 5 3 8 2 1000। तो कंपनी इस तरीके से हमसे 100 शेयर 10 के हिसाब से 1000 रुपये लेती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे लेती है, किस्तों में लेती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे, किस्तों में। हर किस्त की 2 जर्नल एंट्री होती है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अभी। हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री, एक पैसा मांगने की, एक पैसा मिलने की। इस पूरे चैप्टर की शुरुआत रियल में अब हो रही है। हर इंस्टॉलमेंट की तुम्हें 2 एंट्रीज करनी है, एक पैसा मांगने की, दूसरा पैसा मिलने की, क्योंकि मांगने और मिलने की डेट सेम नहीं होती, डेट अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये 4 किस्तों में आमतौर पे कंपनी पैसा मंगाती है। बच्चों का सवाल है कि सर क्या ये 2 किस्तों में हो सकता है, हाँ। 3 में हो सकता है, हाँ। 5 में हो सकता है, हाँ। थर्ड एंड फाइनल कॉल बन जाएगा अगर इसके बाद की किस्त है तो, ठीक है। लेकिन जनरली 3 से 4 किस्त, आपके सिलेबस में जनरली 3 किस्त ही बोलेगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि फाइनल वर्ड फिर सेकंड में नहीं आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। अगर 3 ही इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये सारी एंट्री तुमको यहीं पे याद करवा दूंगा मैं, बस तुम घर पे अच्छे से लिख के आना। बिना एंट्री के चैप्टर नहीं चल पाएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही है। आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ एंट्री करनी है।
ठीक है, चलो। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है, मैं तुम्हें इसकी थियोरी ना, इसमें बहुत सारी थियोरी है इस चैप्टर में, वो तुम्हें मैं डिटेल में कराऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए तुम समझ लो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी क्लास जो आम जनता से शेयर का पैसा ले सकती है, ये पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी आम जनता को शेयर इशू नहीं कर सकती। तो पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक, जबकि प्राइवेट कंपनी में शेयर इशू नहीं होते। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं ना वो 200 ही होते हैं, 200 लोग मिलकर ही प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स हैं ना वो अनलिमिटेड है। डिफरेंस में बहुत सारे पॉइंट है, फिलहाल तुम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को लेकर चलो। तो इस हिसाब से बताओ हमारे सिलेबस में हम कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। और ये इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक को कौन कर सकता है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर पब्लिक कंपनी के बारे में। बाकी बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ मिनिमम 2 लोग होते हैं क्लास, मैक्सिमम 200। ठीक है, अब आते हैं क्लास जर्नल एंट्री पे। ये हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन है। और तुम सारे बच्चे प्लीज़ मुझे लिख के बताना कमेंट में, प्रॉमिस करना कि अगली क्लास में एट एनी कॉस्ट एंट्री याद करके आओगे, और जैसे मुझे याद है ना वैसे याद करके आओगे। एक सांस में 8 की 8 एंट्री बोलनी है आपको। कैसे, देखो सुनो मेरी बात। मान लेते हैं एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए का, अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 2, 4, 3, 7, 8, 9 और फाइनल कॉल 1। तो ये टोटल क्लास कितने शेयर्स हो गए, मतलब एक कंपनी ने इशू किया एक ही शेयर। मान लो कंपनी ने सिर्फ एक शेयर इशू किया। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट आएगा कि सर किसी ने अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। तुम्हारे मन में जितना भी कुछ आ रहा है ना, इस पूरे चैप्टर में हर चीज़ है, हर पॉसिबिलिटी है, समय आने पे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री, अच्छा हम जो जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वो किसकी किताबों में पास कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग शेयर खरीदते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर या मेंबर। कंपनी के शेयर्स जिन लोगों ने खरीदा दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर। और एक शेयर का जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। प्रीमियम वगैरह सब मैं आगे चल के बताऊंगा, तो जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे ही बताऊंगा। अभी आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन का पैसा जब कंपनी को मिलेगा, आपको जो कहानी सुनाई थी मैंने उस कहानी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आप कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दे देते हो। शेयर्स आपको बाद में दिए जाते हैं, पहले एडवांस देते हो आप। तो कंपनी एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कई बच्चे सिर्फ एंट्री पे फोकस करते हैं, इनको याद ही नहीं, फिगर समझते ही नहीं, फिगर कैसे लिखना है। लॉजिकली सोचो, कितने शेयर्स हैं, एक शेयर। एप्लीकेशन किस्त है 3 रुपए की, इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की है, तो 1 × 3, एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला, 3। मान लेते हैं करोड़ में है तो 1 करोड़ शेयर है तो 3 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, अगली एंट्री, तो ये हो गया क्लास बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा जी आ गया कंपनी के पास, तो कंपनी ने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो बिना बैंक अकाउंट के तुम शेयर खरीद ही नहीं सकते, शेयर की पेमेंट हमेशा बैंक से होती है। कोई भी कैश इस पूरे चैप्टर में नहीं आएगा, सिर्फ बैंक आएगा। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एप्लीकेशन के पैसे को आपने अपनी कैपिटल मान ली, आपने अपनी पूंजी मान ली। दिमाग में ये 2 एंट्री याद कर लो, बिकॉज सारी की सारी एंट्री इन्हीं 2 एंट्री पे बेस्ड है। लिखो आगे सारी एंट्री ना इन्हीं 2 एंट्री पे बेस्ड है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ गया। फिर इस एप्लीकेशन के पैसे को आपने अपनी कैपिटल मान ली। अगर मैं एप्लीकेशन को कट कर दूं तो एंट्री क्या हो गया, एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या हो गया, बैंक डेबिट टू कैपिटल। आप पहले भी तो ये करते थे, क्लास 11th की पहली एंट्री याद करो, इंट्रोड्यूस कैपिटल बैंक टू कैपिटल। आज भी तो ये कर रहे हो, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस कैपिटल की जगह क्या आ गया, शेयर कैपिटल। वो भी इसलिए आया है क्लास क्योंकि यहाँ पे शेयर, कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। कंपनी में कोई एक इंसान पैसा तो लगा नहीं रहा, बहुत सारे लोग हैं,
इसीलिए इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, राइट। तो पहले पैसा आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डाल दिया। याद करो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। बोलो, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक डेबिट है क्योंकि पैसा आ रहा है, और शेयर कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होगा। लिखो अपनी कॉपी में, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा ना, कैपिटल तो नेचर ही कैपिटल का क्रेडिट है, राइट। तो ये दो एंट्री हो गई। अच्छा, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, फोन करेगी, भाई अलॉटमेंट दे दो। शेयर होल्डर्स के पास फोन जाएगा, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं सर? एक। अलॉटमेंट कितने की? 4 की। देख रहे हो फिगर कैसे लिख रहा हूं मैं? एक शेयर था, एप्लीकेशन थी 3 की, एक शेयर अलॉटमेंट है 4 की, तो ये 4 हो गया। नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसा मिलेगा इसका, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, की अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। थोड़ा सा क्लास, अच्छा बीइंग अलॉटमेंट रिसीव गलती से लिख दिया क्लास, रिसीव थोड़ी होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है? पैसा मंगवाना। तो आप एक चीज नोटिस करना, जहां पे बैंक लिखा रहता है ना, वो एंट्री होती है पैसा मिलने की, पैसा मिलने की एंट्री, और जहां पे कैपिटल लिखा रहता है वो पैसा मांगने की एंट्री है। तो कंपनी ने अलॉटमेंट, देखो एप्लीकेशन में तो क्या है, कंपनी को भरोसा नहीं है आपके ऊपर, तो कंपनी पहले पैसा ले लेती है ना, पहले पैसा ले लेगी, उसके बाद इस पैसे को अपनी पूंजी मानेगी, सबका पैसा जब आ जाएगा तब, क्योंकि रिटर्न भी करना पड़ सकता है, रिटर्न भी होता है, मैं आगे का कहानी सुनाऊंगा आपको। फिर कंपनी को पता है यार बंदा एडवांस दे चुका है, कहाँ जाएगा, आपने 3 रुपये दे दिए, अगर आप आगे की इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट नहीं करोगे, लाइक आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दोगे, तो तुम्हारा ये 3 रुपये भी डूब जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। तो इसीलिए क्लास कंपनी हमेशा सेफ रहने के लिए एप्लीकेशन का पैसा पहले ले लेती है, पहले बैंक वाली एंट्री होगी, लेकिन फिर अलॉटमेंट में आपसे पैसा मांगा जाएगा और आप पैसे दोगे। अब तो मजबूर हो, देना पड़ेगा आपको। ये स्कूल की तरह होता है, आप स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो स्कूल वाले पहले आपसे फीस ले लेंगे, फिर भले ही अगर आप बाद में फीस नहीं देते तो स्कूल से निकालते नहीं, आपको मौका दिया जाता है, चलो अगले क्वार्टर में दे देना, मतलब बोर्ड एग्जामिन से पहले तो निकलवाई लेंगे पैसे आपसे, यानी धमकी देंगे कि हम आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे ये और वो। तो कंपनी को पता है कि भी एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, तो फिर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है, फिर अलॉटमेंट का पैसा आता है। तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी बैंक अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, ये 4 से हो गई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है और शेयर 1 है। अगली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिखो पहले, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सॉरी ड्यू, पहली एंट्री ड्यू की होती है, दूसरी एंट्री रिसीव की, बैंक जो है ना बैंक, वो रिसीव की होती है। फिर पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, अपने नोटबुक में लिखते चले जाओ, ठीक है, रिसीव। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, अंतर सिर्फ नाम का है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, इसमें कोई अंतर नहीं, बस बैंक वाली एंट्री पहले आ गई और कैपिटल वाली एंट्री जो आ गई बाद में। फाइनल कॉल 1 रुपये का है, तो फाइनल कॉल की एंट्री पास करो, शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 रुपये आएगा, बीइंग सेकंड एंड
आप जर्नल एंट्री समझ रहे हो ना, मेन चीज यही है। जर्नल एंट्री आने तक के लिए मैंने इतनी कहानी सुनाई तुमको। सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। आ रही क्लास बात समझ? तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो एक सांस में कैसे बोला जाता है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। कितने सिंपल है, नाम बदल रहे हैं बस, एंट्री सेम ही है। एक पैसा मांगने की तो उसमें टू कैपिटल आ जाएगा, और एक पैसा मिलने की बैंक डेबिट आ जाएगा। अब एप्लीकेशन है तो बैंक टू एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल है बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है बैंक टू फाइनल कॉल, अलॉटमेंट है बैंक टू अलॉटमेंट। अब मंगवाने की एंट्री क्या है क्लास, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, सिंपल। तो अगर आप थोड़ा सा लिखोगे ना, ये एंट्री आराम से याद हो जाएंगी आपको। लिखना एक दो बार, घर में ट्राई करना एंट्री को लिखने का, ओके। चलो अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ एंट्री की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, 10 का एक, एप्लीकेशन पे लेंगे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही इंस्टॉलमेंट है, पहली और वही आखिरी है। वो कितने की, 2 रुपये की। तो 5 3 8 2 10। अब बहुत सारे रूल होते हैं कि एप्लीकेशन इससे इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 कॉल के बीच में गैप इतना होना चाहिए, बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी कम से कम 15 क्लासेस लूँगा मैं इसकी, तो एक ही दिन में सब नहीं हो सकता। वो धीरे 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 आपको जैसा चला रहा हूँ वैसे चलते चले जाओ। आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ एंट्री याद करके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल ये 2 रुपये का हो गया, तो 3 इंस्टॉलमेंट है, तो एंट्री कितनी बनेगी, 6 एंट्री है ना। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, 1 लाख शेयर्स है, 5 का एक है, तो यहाँ पे एंट्री आपने ऑलरेडी लिख रखी है। बैंक टू एप्लीकेशन मैं इसी एंट्री में कर दे रहा हूँ, मैं इसका फिगर मिटा देता हूँ। एंट्री तो बदलेंगी नहीं ना, एंट्री तो सेम ही है, तो बस हम फिगर लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक टू एप्लीकेशन कितना है क्लास, यहाँ पे 1 लाख इंटू 5, बैंक टू एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा 5 लाख 5 लाख, एप्लीकेशन टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख, हो गया। अब इस केस में अलॉटमेंट मनी कितने की है, 3 रुपये की है, 1 लाख शेयर्स है, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 3 लाख 3 लाख, बैंक टू अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख, खत्म। फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये है, तो 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख शेयर खरीद रहे हो, 2 रुपये का एक शेयर है, तो 2 लाख ही तो दोगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख, हो गई एंट्री। बस फर्स्ट के बाद एंड फाइनल लगा देना, बिकॉज यहाँ सेकंड कॉल है ही नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 6 एंट्री, 2 4 6। इस तरीके से तुम क्लास 8 के 8 एंट्री अच्छे से लर्न करके आओगे, ताकि अगली क्लास में तुम्हें इन एंट्रीज में तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये बेसिक एंट्री याद है तो ही चैप्टर आगे चल पाएगा, अगर आपको ये एंट्रीज नहीं याद रहेंगे चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा। कल को जो भी चेंजेस आएंगे वो इन्हीं एंट्री में हम चेंजेस भी करेंगे, ठीक है। अब शेयर्स की बात करें, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में जब भी तुम शेयर कैपिटल लिखते हो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इक्विटी शेयर है तो उसको लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन क्या आएगा, वो प्रेफरेंस शेयर है तो उसको लिख दोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ये शेयर के टाइप क्या है, ये 2 तरह के शेयर्स क्या है? देखो यार, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं, ये कंपनी के असली मालिक हैं, ये वोट करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन शेयर्स को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है क्लास जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बाकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिफरेंस 7 8 बेसिस पे, फिलहाल इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये बाहर के लोगों की तरह है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है। सर डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 30 रुपये सरकार को टैक्स दे दिया, 40 बचा लिए, और 30 रुपये आम जनता को बांट दिया। आम जनता मतलब शेयर होल्डर्स, ऐसा नहीं रहा चलते आदमी किसी को दे दिया, शेयर होल्डर्स को। तो इसी 30 रुपये को क्या बोलते हैं? डिविडेंड, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा बांट देती है, इंटरेस्ट तो देती नहीं है, तो शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। तो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा, बाहर के लोग हैं ना, मेहमान पहले खा के निकल जाएंगे, बच्चे का तो हम लोग खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, तो ये प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलेगा,
इनको बाद में मिलेगा, ये कंपनी के अंदर के लोग हैं। वोटिंग पे इनका अधिकार है, इनका अधिकार नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में नाम चेंज करना है बस, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई क्लास बात समझ, ये है। तो यहाँ तक पढ़ के आना। फिलहाल क्लास मैं यहीं तक ही करा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लंबा हो गया गले में भी दर्द होने लगा। अब अगली क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप आने से पहले सारी की सारी जनरल एंट्री जरूर पढ़ के आना। और अगर आप चाहते हो CUET का बैच मेरे साथ लाइव करने के लिए, तो SPCC ऐप पे कोर्स अवेलेबल है। CUET का भी 12th का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ लाइव आके 1-to-1 हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।